भाई जब कोई बताने वाला नहीं होता ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब बच्चा जो भी अपने इस आज के प्रोग्राम को देखेंगे तो वो इस चीज़ से सहमत होंगे भाई। और मैं तो आपसे भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप मेरी बात से एग्री हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर लिखना कि बच्चा 10वीं के बाद पजल होता है, उसमें मैं भी था और वहाँ तक पढ़ाने की शुरुआत होती चली गई सर। और आज उसी का परिणाम है कि आज हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके सामने बैठे हैं। ये आज अभी तक 3000 बच्चे सर हमारे सिलेक्ट हो चुके। वो दौर था कि मैं खुद कहता हूँ कि मेरे खुद एक दो दोस्त थे जिन्होंने सुसाइड किया। कि हमारे टाइम की जब बात थी, एनसीईआरटी जो है हमारे हरियाणा बोर्ड का पास आउट था, मैं भिवानी बोर्ड का। एनसीईआरटी शब्द मैंने पहली बार सुना। मैं बोला कि सर ये क्या होता है। मुखर्जी नगर जब आप जाओगे तो बतरा के लिए ऑटो पकड़ते हो, गेट नंबर 2 है सर जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन का। मैं वहाँ 4 घंटे इंतजार करता रहा उस बंदे का, 4 घंटे AK-47 के साथ। AK-47 के साथ, क्योंकि हमें 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता अगर यूपीएससी खाली यूपीएससी का नाम लेते पता क्या सोचते हैं, IAS IPS ज़्यादा करे IFS। तब 15 दिन की ट्रेनिंग पे भेजिए और इनको सिखाइए कि सैल्यूट कैसे लगाते हैं। सर मैं झाड़ूदा भेज दिया उन लोगों ने, और मेरे लिए एक ना सजा थी, क्योंकि वैसे तो मेरे घर के नज़दीक था, मैं बहादुरगढ़ रहता हूँ तो घर के नज़दीक था, पर मेरे लिए सजा भी थी कि जो मेरे और साथी लोग हंसना स्टार्ट करना, मजाक उड़ा दिया कि इसको सजा दे दी वापस जी। सब्जेक्ट की तैयारी की तो है, मैं बार बार एक चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, GS, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। किसी कोचिंग के पीछे भागने की ज़रूरत है। आपके गाँव के जो मेरे लिए भगवान तुल्य व्यक्ति है, श्री देवीदत्त भारद्वाज जी, सापला से, उनकी बेटी IPS ऑफिसर। हाँ सर बिल्कुल, उनकी बेटी जो है अब दिल्ली में मोनिका भारद्वाज ज्वाइंट CP हो चुके हैं सर। वो आ जाते हैं मेरे पास। नमस्कार, मेरा नाम है OP वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आज हमारे खास मेहमान हैं अजय ग्रेवाल। खास मेहमान इसलिए है कि ये रेसलर भी है, ये दिल्ली पुलिस के जवान भी है और ये एक शिक्षक भी है। और ऐसे शिक्षक हैं जो किसी एक पैसा लिए बगैर हज़ारों युवाओं को कोचिंग दे चुके हैं, उनको जॉब लगवा चुके हैं। तो आज हम अजय ग्रेवाल जी से बात करेंगे कि वो कैसे शिक्षक बने, पुलिस में कैसे भर्ती हुए और पहलवानी में कहाँ तक इन्होंने अचीव किया। अजय ग्रेवाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सर नमस्कार सर, आपका और आपके दर्शकों को हाथ जोड़कर मेरा राम राम सर। तो ये पहलवान, दिल्ली पुलिस के जवान, फिर शिक्षक, ये शिक्षक बनने का जो है आपका शुरुआत कैसे हुई? सर पहले तो जिस माटी से हम पैदा हुए, हरियाणा की माटी, यहाँ खेल तो इसकी रग रग में है सर। मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट में हूँ और रोहतक डिस्ट्रिक्ट में गांव आता है समचाणा, गांव से ताल्लुकात रखता हूँ। मैं जानता हूँ समचाणा क्योंकि मैं सापला से हूँ तो मेरे पास में ही है। हाँ गवांड बोलते हैं इसे। हाँ सर, सापला तहसील लगती है जी। और यदि मैं आपको बताऊँ कि रेसलिंग क्या थी कि मेरे पिताजी दिल्ली पुलिस में ही है और पिछले साल रिटायरमेंट हुए, तो हमें रेसलिंग जो है वो कहते हैं कि पुश्तैनी रूप में मिली, मेरे पिताजी से विरासत में मिली सर। और रेसलिंग अखाड़े से जुड़ाव था और पहलवानी करते करते 2009 में सर दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली थी। आपके गांव में तो अखाड़ा भी होता है, वो दादा नापेगा। जी, दादा नाग देवता का काफ़ी। बिल्कुल। तो वहाँ से स्टार्ट किया सर 2009 में। 18-19 साल की एज थी, दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली थी। और उसके बाद क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में था उस टाइम पर, ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट नहीं थी, और उसके बाद एक तब तक तो कुछ पता ही नहीं था, हम सोचते थे कि तो सिपाही आप भर्ती हुए? हाँ सर, मैं कांस्टेबल था। और क्योंकि कहते कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, दादाजी आर्मी में, पिताजी भी पुलिस में। हम सोचते थे कि भैया बेरोजगारी देखी नहीं है, गरीबी भी नहीं देखी थी, अगर चलो पढ़ते पढ़ते जो है दिल्ली पुलिस के फॉर्म आए तो भर दिया, तो उसमें सिलेक्शन हो चुका था। किस्मत वाले थे, थोड़ा जल्दी हो गया था। और 2012 तक हम दिल्ली पुलिस की जो है कुश्ती की टीम में थे सर। और उसके बाद जो है एक घटना जो आप कह रहे हो कि एक शिक्षक बनने की जो घटना थी, वो घटना क्या थी कि मैं न्यू पुलिस लाइन जो है किंग्सवे कैंप 76 साल स्टेडियम के पास जो है वहाँ पोस्टेड था और मैं दिल्ली पुलिस की टीम में था।
और मुझे वो दिन याद है कि ऑल इंडिया पुलिस मीट हुआ था, दिल्ली पुलिस ने करवाया था, और हमारे रेसलिंग वालों यानी पहलवानों की भी है ना ड्यूटी लगाना स्टार्ट कर दिया था कि भाई आप गेट पर ड्यूटी दोगे, कुछ 2 घंटे की ड्यूटी दो पर दोगे ज़रूर। तो मैं ड्यूटी पर बैठा हुआ था सर, और उसी दौरान एक हमारे एसीपी साहब जो है सिविल ड्रेस में आए थे, नाम बलबीर जी उनका नाम था, और मैं उनको पहचान नहीं पाया जी। और हरियाणा का वो भी रोहतक डिस्ट्रिक्ट का खड़ी बोली मेरी खड़ी बोली थी, और इसमें बताती देखो कोई झिझक नहीं है, आज मैं कंघी करके बैठा हूँ, उस समय पे मेरे को कंघी करनी भी नहीं आती थी क्योंकि सीधे बाल रखते थे पहलवान तो। बिल्कुल बिल्कुल और वो वेट भी मेरा 92 के आसपास था, तो 92 95। तो बलबीर जी आए सुबह सुबह, और मैंने क्या कर दिया, मैंने सिर्फ उनसे पूछ लिया कि सर कहाँ जाओगे, और वो भी थोड़ी सी हरियाणवी भाषा में। तो हरियाणवी में जो बोला था वो बताओ ना हमारे दर्शकों को। सर मैंने ये पूछ लिया उनसे, हाँ ताऊ की जागा। अब वो भड़क गए होंगे। भड़क क्या, उन्होंने दिल पे ले ली वो बात। वो बोले कि इस लड़के को ना सैल्यूट मारना सिखाइए, इसको ये नहीं पता कि सैल्यूट लगाते कैसे हैं। अब वो ड्रेस में होते तो मैं पहचान लेता सर, वो एसीपी थे, स्टेट में उसको डीएसपी बोलते हैं, और उन्होंने मेरे को झड़ोदा ट्रेनिंग सेंटर है वापस और बोले कि इनको ना 15 दिन की ट्रेनिंग पे भेजिए और इनको सिखाइए कि सैल्यूट कैसे लगाते हैं। सर मैं झाड़ोदा भेज दिया उन लोगों ने, और मेरे लिए एक ना सजा थी, क्योंकि वैसे तो मेरे घर के नज़दीक था, मैं बहादुरगढ़ रहता हूँ, तो घर के नज़दीक था, पर मेरे लिए सजा भी थी कि जो मेरे और साथी लोग हंसना स्टार्ट करना, मजाक उड़ा दिया कि इसको सजा दे दी वापस जी। तो सर वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ दानिश भी ट्रेनिंग करते हैं, दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सेवा जो है यूपीएससी के थ्रू आते हैं, वो भी एसीपी हैं, और जिन्होंने मेरे को सजा दी थी वो भी एसीपी। और मैं सोचता था सिपाही, हवलदार, ज़्यादा करे सब इंस्पेक्टर, क्योंकि ये सबसे बड़ी पोस्ट मानते थे आप? जी, नॉलेज नहीं थी ना सर, क्योंकि यूपीएससी उस टाइम पे होता क्या था ना, तो यूट्यूब का इतना जोर था। और अपने गांव में नहीं कह देते कि थानेदार लागे, तो थानेदार सबसे बड़ी पोस्ट होती है। क्योंकि सर वही बात है ना, मार्गदर्शन की भूमिका बड़ी अहम होती है, नहीं पता था। तो मैंने देखा कि यार वो हमारी जितनी एज के हैं और वो डायरेक्ट एसीपी है। तो मैंने उनसे पूछा सर आप कैसे बने, और ये रियलिटी मैं आपको बताऊं, ऑन कैमरा बता रहा हूँ, उनसे बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, लैंग्वेज का भी थोड़ा की बड़ा प्रॉब्लम थी। अब मैंने वो ना बड़ी हमारी पुलिस की भाषा में बोलते हैं कि फालन होकर जाने लग रहे हुए, यानी कि कंटीजेंट बना के जो है एक दो करते करते। और मेरी वही आदत थी कि मैं हरियाणा का रहने वाला, इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी पे भी कमांड बिल्कुल ना, हरियाणवी बोलते थे सर। मैं उनके पीछे पीछे चल लेता हूँ, और एक आवाज़ मेरे मन में ये थी कि मैं एक को आवाज़ लगाऊंगा, एक बंदा रुक जाएगा और उससे मैं पूछ लूँगा भाई साहब आप कहाँ से प्रकट हुए हुए। सर मैंने कहा सर, और वो एक की बजाय वो 10-12 थे, वो सारे के सारे खड़े हो गए। अब मेरा जो कॉन्फिडेंस सर का था वो भी जाता रहा, और मैंने उनसे बड़ी हिम्मत करके हरियाणवी प्लस हिंदी मिक्स करके अगे सर आप कैसे बने, क्या आपका हिम्मत जुटा के वो हंसने लग गए। बोला कहाँ से आए हो? मैं बोला सर बहादुरगढ़ है, यहाँ से थोड़ी दूर है, हरियाणा से हूँ। बोला देखिए, वो बिहार के लोग थे, एक उसमें नाम था उनका अमित जी कहते हैं कि देखिए यूपीएससी करना पड़ता है। देखिए आज भी आप किसी भोजपुरी जो तैयारी करते हैं ना, वो बच्चे ऐसे ही बोलते हैं यूपीएससी करना पड़ता है। आज तो मैं अच्छी खासी बोलता हूँ। तो मैं बोला सर यूपीएससी क्या होता है? बोला शाम को मिलना, शाम को बताएंगे हम। तो सर मैं शाम को कहाँ ट्रेनिंग पे इस ध्यान था, मेरा ध्यान तो उन पर था। मैं शाम को उनके पास जाता हूँ, मैं बोला सर कैसे यूपीएससी क्या है, क्या कुछ करना पड़ता है? वो बोले कि देखिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पे भी एक सस्पेंस था सर। मैं आपके माध्यम से ये जो भी देखेंगे हमारे दर्शक, उनसे भी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे टाइम की जब बात थी, एनसीईआरटी जो है हमारे हरियाणा बोर्ड का पास आउट था, मैं भिवानी बोर्ड का। एनसीईआरटी शब्द मैंने पहली बार सुना। मैं बोला कि सर ये क्या होता है? वही नहीं सुना था। वो हंसने लग गए। और फिर वहाँ से एक लड़ाई शुरू होती है। वो कहते हैं कि एक काम करिएगा, मैं एक नंबर देता हूँ अतुल भारती का, मेरे दोस्त है, उनसे आप पूछिएगा कि कैसे स्टडी करनी है और वो आपकी मदद करेंगे। जी।
और सर मेरे को आज भी वो दिन याद है, मेरे 15 दिन कंप्लीट हो चुके थे वहाँ पे, और मैं वापस न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप जाता हूँ। सजा काट चुके सजा थे। काट चुका था और मेरी ड्यूटी थी 8 से 4। सर मैं AK-47 के साथ ड्रेस में था और मैंने अतुल भारती के पास कॉल किया। मैं बोला सर ऐसे ऐसे नंबर दिया है आपका और UPSC के बारे में कुछ पूछना है। मैं आपसे पूछता हूँ सर, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो और जो बच्चे इसको देखोगे तो आप बताओगे कि बत्रा मुखर्जी नगर जब आप जाओगे तो बत्रा के लिए ऑटो पकड़ते हो, गेट नंबर 2 है सर GTB नगर मेट्रो स्टेशन का। मैं वहाँ 4 घंटे इंतज़ार करता रहा उस बंदे का, 4 घंटे AK-47 के साथ। AK-47 के साथ? क्योंकि हमारी ड्यूटी थी, AK-47 तो मेरे साथ थी। अब भाई मैं उनसे मिलूंगा, उनसे मैं पूछूंगा, क्योंकि ऑन ड्यूटी था मैं। वो 4 घंटे इंतज़ार करने के बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि आप किसी का 4 घंटे इंतज़ार करो तो आप कितना समय डिजर्व करोगे सर? कम से कम 4 मिनट तो डिजर्व करोगे ना। उन्होंने मेरे को 3 सेकंड भी नहीं दी, आज भी मेरे को याद है। 3 सेकंड भी नहीं दिए? हाँ, वो आए, वो बोले कि देखिए हमारी कक्षा का समय शुरू हो चुका है, और वो ऑटो पकड़ कर चले गए। उस टाइम पे गुस्सा इतनी चरम पे था कि बस। और हाथ में AK-47? हाँ, बस। फिर मैं वापस जाता हूँ क्योंकि न्यू पुलिस लाइन सामने ही है वहाँ पे। असला जमा कराया, असला बोलते हैं बंदूक वगैरह को, असला बोलते। तो मैं पहुंचा मुखर्जी नगर सर। देखिए वहाँ से छत्रसाल स्टेडियम जाना, इतनी दूर छत्रसाल स्टेडियम था, इतनी दूर मुखर्जी नगर था। परंतु वही बात है कि यदि हम कभी काम था ही नहीं मुखर्जी नगर का, तो क्योंकि हमारा फील्ड ही नहीं था वो। सर मैं पहुंच गया मुखर्जी नगर को, तो क्या कहते हैं भाई, वहाँ तो पढ़े लिखे लोगों का काम जी है। बिल्कुल। सर मैं मुखर्जी नगर पहुंच जाता हूँ और वहाँ तो बिकता है सब कुछ। NCERT आज भी पंपलेट लटके हुए, लीजिए, फोटोकॉपी मिलती है। अब मेरे को याद है, मैं गया, मैं बोला सर NCERT दे दीजिए। अब वहाँ तो NCERT कितनी भी ले लीजिए। वो कह रहे फिर ओल्ड दूँ या न्यू दूँ। अब ये भी एक यक्स पर्सन था मेरे लिए, क्योंकि कुछ ओल्ड पढ़ना पड़ता है, कुछ न्यू जो है। सर वो दिन याद है, मैं बोला कि एक काम करिए, आप सारी दे दीजिए। हनुमान जी वाली स्थिति थी, संजीवनी बूटी का पता नहीं, पर पहाड़ उठा ले। हाँ। ले आया। मेरी माता जी ने आते ही सिर में हाथ लगा के बोले ये क्या ले आया, क्योंकि आज से पहले कभी पढ़ता तो देखा ही नहीं ऐसे। तो सर वो एक जर्नी थी, वो 2012 की 13 की घटना थी। और मैं डेली एक छोटी छठी क्लास की NCERT बैग में डाली और मैं ड्यूटी चला जाता, और वहाँ गेट पर बैठ कर, क्योंकि गेट पर ड्यूटियाँ थी, कोई फील्ड में तो है नहीं भाई, गेट है, कैंपस एरिया है। मेरे को पता है सर, आपके गांव के जो मेरे लिए भगवान तुल्य व्यक्ति है, श्री देवीदत्त भारद्वाज जी, सापला से। उनकी बेटी IPS ऑफिसर है। हाँ सर बिल्कुल। उनकी बेटी जो है अब दिल्ली में, मोनिका भारद्वाज ज्वाइंट CP हो चुके हैं सर। वो आ जाते हैं मेरे पास और वो उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि पहलवान क्या करने लग रहा है, क्योंकि शक्ल ऐसी ही थी और मैंने वेट भी होगा 100 के आसपास। बिल्कुल सर। और मैंने उनकी तरफ बिना देखे ही बोल दिया कि सर IS की तैयारी, IS, क्योंकि हमारे लोकल हरियाणा में बोलते हैं ना IAS नहीं बोलेंगे, IAS नहीं कहते, IS बोलते हैं। बोले कि भाई कभी कोचिंग करी है, और पहलवान के मुंह से IAS सुनते सर हैं। उन्होंने कहा कि कभी कोचिंग करी है। मैं बोला जी नहीं। बोला करेगा कोचिंग। सर वो शख्स उस दिन मैं पहले कभी नहीं मिला था। कहते नहीं कि जब आपकी नीयत साफ हो तो रास्ते बनते हैं। तो सर मैं रख के किताब में खड़ा होगा, मैं हाथ जोड़ कर मैं बोला सर करवा दीजिए। और वो मेरे को उसी कोचिंग में लेके गए जिसमें मोनिका भारद्वाज ने कोचिंग करी थी जो है। और मैं आज सबके सामने बोलता हूँ कि उस समय फीस जो है UPSC की 1,48,000 थी, यानी कि 1,48,000 रुपये थी। 1.5 लाख के आसपास। हाँ सर, मैंने सिर्फ 50,000 रुपये दिए थे। सारा मोनिका की वजह से उन्होंने करवा दिया था एडजस्टमेंट जो है। वहाँ से एक जर्नी शुरू होती है कि पढ़ना है। और संघर्ष की बात थी, 7 से 2 ड्यूटी दिन में, और बहादुरगढ़ से मुखर्जी नगर तक जाना, नहीं किंग्सवे कैंप आजादपुर तक जाना, पूरा दिल्ली काट के जी। 3 बजे से 6 बजे क्लास और 6:30 से 9:30 क्लास, और फिर सर्दी में वापस बहादुरगढ़ आना और डेली यही काम करना। शुरुआत में मन भी टूटता है कि यार कहाँ फंस गया, वही ठीक था, रेसलिंग ही ठीक थी। पर धीरे धीरे सर मैं 2014 का अटैम्प्ट, क्योंकि एज के मैं बताना चाहूँगा कि UPSC में आप लोगों को ये जो एज है जनरल कैटेगरी 21 to 32 है सर, 32 साल तक, और 6 अटैम्प्ट आप ले सकते हो बस, मैक्सिमम 6 अटैम्प्ट।
अब मैं उस एज के उस पड़ाव में था 2014 में, अटेम्प्ट नहीं लेता तब भी अटेम्प्ट ख़त्म थे मेरे, तो मेरी मजबूरी थी, पहला अटेम्प्ट लिया सर 2014-15 में, और मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि तैयारी तो थी नहीं। तो हालात ये हो चुके थे कि मजबूरी, अब ना तो छोड़ने का मन कर रहा है उस चीज़ को, बस ये था। और मैं जो भी हमारे छोटे भाई इस चीज़ को देखे, बच्चे के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूपीएससी में क्या है, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट का लेना जो है, क्या ऑप्शनल रखें। हम भी पूछते थे टीचर से क्या ऑप्शनल रखें सर, टीचर कहता कि जो आपका फेवरेट हो, और हम मन मन में कहते यार मैं हरियाणा से हूँ, हमारा या तो सभी फेवरेट है या कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये रियलिटी है। वो कहते सीनियर से पूछो। अब मेरी जो परवरिश हो रही है, हम सोचते थे भाई हमसे सीनियर तो कोई है ही नहीं। कुल मिला के मेरा सेकंड अटेम्प्ट आया, तब तक तैयारी मेरी अच्छी थी। और मैं आपको बताऊं सर, जिस बच्चे को 2012 तक यूपीएससी के बारे में यूं तक नहीं पता, आईएएस का आईएएस बोलते हैं और 2016 यानी सेकंड अटेम्प्ट, प्रीलिम्स क्लियर, मेंस क्लियर, और मैं इंटरव्यू में था यूपीएससी के आईएएस के इंटरव्यू में जो है। और क्योंकि सर तैयारी अब पता चल चुका था ना कि मामला क्या है, जी जान से तैयारी में लगे हुए, और मैं फाइनल रिजल्ट आया, मैं बाहर हो गया सर वहाँ से, मतलब सिलेक्शन आपका प्री और मेंस दोनों निकल गए, और इंटरव्यू भी अच्छा गया क्योंकि फाइनल कट ऑफ जो है मेंस प्लस इंटरव्यू के नंबर की लगती है, और उसके बाद सर मैं फेल हो जाता हूँ। अब आया सर तीसरा अटेम्प्ट, अगले साल भी देना है। अब दिमाग में तो है भाई, तो 2000 मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट जब आया, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, पर मैं मेंस में फेल हो गया तीसरे अटेम्प्ट में जो है। दिमाग खराब हो चुका था जब तक। फोर्थ अटेम्प्ट आया सर, प्रीलिम्स क्लियर, फिर मेंस में फेल हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि छोड़ूं या रहने दूं। पांचवा अटेम्प्ट लिया, हाँ सर, मजबूरी है, एज का वो पड़ाव है। पांचवा अटेम्प्ट, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, मैं फिर इंटरव्यू में था सर पांचवें अटेम्प्ट में। और हमारे सीपी साहब थे भीमसेन बसी, कमिश्नर थे दिल्ली पुलिस के, और वो यूपीएससी के इंटरव्यू के पैनल में थे। उनके पैनल में मेरा इंटरव्यू था, और 182 उस दौर का तकरीबन टॉपर था मैं। 182 नंबर न थे आउट ऑफ 275 जो। और आप यकीन करोगे, मेरा पांचवा अटेम्प्ट, फाइनल सिलेक्शन मात्र 3 नंबर से बाहर, 3 नंबर से मैं फिर फेल हो गया सर। आखिरी अटेम्प्ट मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, और ऑप्शनल में इतना अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा था, तो ये विकास दिव्यकृति सर है जो अपने दृष्टि आईएएस करके चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया हिंदी माध्यम का रिजल्ट, क्योंकि सर मेरा मीडियम भी हिंदी था, क्योंकि जो बच्चे देखेंगे वो समझेंगे कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट भी नहीं आता है, और मेरी मजबूरी थी, इंग्लिश मेरे को आती नहीं थी, हिंदी मीडियम मेरा मजबूरी आ चुकी थी। हिंदी मुश्किल से सीखी थी बात बिल्कुल ठीक है सर। तो मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, और आखिरी अटेम्प्ट की जो कहानी मैं आपको बताऊं, तो दिव्यकृति सर कहते कि एक काम करा जाए, ऑप्शनल चेंज कर ले, ऑप्शनल हिस्ट्री की जगह हिंदी साहित्य कर ले, क्योंकि एक धारणा बनी हुई है कि भाई हिंदी साहित्य को हिंदी वाला ही चेक करेगा। सर मैं हिंदी लिटरेचर ले लेता हूँ, और उसका परिणाम मैं आपको बताऊँ, जब तक मैंने बूढ़ी काकी पढ़ी, गोदान पढ़ी, तो समझ में आया, पर रसखान पढ़ा, कबीर पढ़ा, सब ऊपर से चला गया। मेरा मेंस भी क्लियर नहीं हो पाया आखिरी अटेम्प्ट में जो है। इस प्रकार एक यूपीएससी की जर्नी मेरी खत्म हो गई सर। 6 अटेम्प्ट आपके पूरे लिए, 2 अटेम्प्ट में आपने सेकंड और फिफ्थ में जो है आपने मेंस भी और प्री भी दोनों क्लियर किए, और इंटरव्यू में इंटरव्यू जो है। और पढ़ाने की बात है सर, मैंने 2016 से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो जब आप लास्ट का जब आप अटेम्प्ट आपका चला गया, एज भी आपकी हो चुकी थी, और 6 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, उसके बाद आपके क्या हुआ कि एकदम से कभी 6 बार आपने प्रयास किया, आप नहीं हो पाए सफल, बल्कि आप तो 3 नंबरों से जी इंटरव्यू में चूक होगी, तो आपके दिल में क्या उस टाइम की क्या स्थिति थी आपकी? सर एक वो दौर था कि मैं खुद कहता हूँ कि मेरे खुद 1-2 दोस्त थे जिन्होंने सुसाइड किया था। किए थे? हाँ, का था चंडीगढ़ का, मेरे साथ इंटरव्यू में था, उसने सुसाइड अटेम्प्ट करा था।
और हम उस चीज़ से ऊपर आ चुके थे, क्योंकि मैं भगवान को उस दिन भी थैंक्स बोल के आया था, जिस दिन मैं फेल हुआ। हाँ, 2 दिन के लिए तो बुरा लगा था, नो डाउट है, क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में मैं पोस्टेड था, मैं पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था सर। और मेरे एसएचओ साहब थे राजीव भारद्वाज जी जो है। जैसे मैं और मेरे पिताजी एक ही थाने में पोस्टेड थे। बहुत कम होता है कि पुलिस में बाप बेटा एक ही पुलिस स्टेशन में हो। और जब मैं थाने में जाता था ना, तो जैसे मजाक में गेट खोल देते, बड़ा आलीशान, कभी मतलब अगरसेन को हॉस्पिटल के पास में पंजाब बाग पुलिस स्टेशन बड़ा आलीशान बना रखा है दिल्ली में। तो वो कहते मजाक में, अरे भाई अब तो आईपीएस हो जाओगे, हमें पीए रख लेना। मतलब होता ना कि अब तो सपना नज़दीक है। 2 दिन तकलीफ थी, इतनी थी कि वो मैं ही समझता हूँ, पर उससे उभरने में मदद मेरे को मिली सर। मैं बताया कि 2016 में मैंने बच्चों को वो पढ़ाना स्टार्ट किया था, एक बच्चे से। और आप यकीन करो कि जब दुनिया के साथ तो माँ बाप जाते इंटरव्यू में जो है, अगर किसी की मम्मी चली गई, किसी के पिताजी चले गए, भाई चला गया सांझा रोड पर जो है, और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट गए थे, 1-2 नहीं सर, 30 से 35 बच्चे जो है। अब साथ साथ में पढ़ाने भी लग गए थे? हाँ सर, वो छोटी सी एक कहानी थी। अगर अपनी तैयारी करता था, एक मेरा दोस्त है सोमवीर दैया, गांव मटिंडू है उनका, उसने कहा कि भाई तू पढ़ाई कर रहा है, यो मेरे भाई का लड़का भतीजा है, इसको बैठा लिया कर जो है। मैं बोला ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर थोड़ी सी मेहनत करी, उसका सिलेक्शन हो गया दिल्ली पुलिस में जो है। अब और भी बच्चे आने लग गए। अब हालात क्या आते सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आदमी नर्वस तब होता है जब उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है। आप कितना भी अच्छा काम कर लेना, या कितना भी मतलब बुरा आपके साथ हो जाए, पर आपको जब सुनने वाला हो जाए ना कोई, तो आपका मन हल्का होगा। मैं दिन भर ड्यूटी करता, शाम को अब वो संख्या 1 से बढ़ के 10 होगी, 10 से 20 हो चुकी थी। उन बच्चों के साथ भाई पूरे दिन की थकावट थी। अरे कि यार जो धारणा लोगों में बनी हुई है ना कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और मेरा ये मानना है कि भाई जब तक आप कामयाब तब तक नहीं होगे जब तक आप उसको दूसरे को बताना नहीं सीखोगे। ये तो हमारे बुजुर्ग लोग भी हरियाणा में कहते हैं ना सर, रोटी और घोड़ा, जब तक आप उसको घुमाओ और पैसा उसको घुमाओगे नहीं तब तक वो आपका काम का है नहीं, आपके पास आएगा नहीं जी। तो अब उन बच्चों को, और वो बच्चे भी कौन थे, किसी के पिताजी नहीं है, हम पढ़ाती उनको सर, पिताजी नहीं है, या है तो लेबर क्लास है, या भाई किसान फाइनेंशियली साउंड नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। अब वो बच्चे 2020-21 आते आते वो 100 से 150 हो चुके थे सर। और उनके साथ मैं हर बात शेयर करता हूँ, आज भी करता हूँ। कोई भी पूरा दिन में किसी ने मेरे साथ गलत किया, अच्छा किया, मैं उनके साथ हमेशा बताता हूँ भाई आज ये हो गया, आज वो हो गया, और वो भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो मेरे को ज़्यादा डाउन ना ले जाके उन बच्चों का रीज़न था कि भाई अपने मन की भड़ास निकाल देते थे हम जो है। तो और मेरे को दिया भगवान ने बहुत कुछ था। अब जो बच्चा 2012 तक नहीं पता था कि एक जर्नी क्या है, और 2022 आते आते जो है उसने पूरी एक जीवन यूपीएससी का जी के देख लिया था। और वहाँ तक पढ़ाने की शुरुआत होती चली गई सर। और आज उसी का परिणाम है कि आज हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके सामने बैठे हैं। ये आज अभी तक 3000 बच्चे सर हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। 3000 बच्चे आप जॉब उनको दिलवा चुके हैं? हाँ सर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। वो दिल्ली पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, या किसी और भी डिपार्टमेंट में? सर दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, इसमें अलग अलग रैंक है, जैसे हेड कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर्स है, टीचर्स में टीजीटी है, पीजीटी है, और आर्मी में है, कुछ अग्निवीर में भी गए हैं, अग्निवीर की जो सरकार ने कर दिया है। साथ साथ में सीजीएल भी है, सीएचएसएल भी है, इनमें भी वो बच्चे गए हैं, क्योंकि पूरा दिन तो ड्यूटी है। और हमारी कक्षा जो है शाम को शुरू होती है 7:30 से। आप अपने घर पे ही पढ़ाते हो? हाँ सर, बहादुरगढ़ है, झज्जर रोड पर है आदर्श नगर, वहीं पर सर 250 गज का है, उसकी छत पर ही बैठ के पढ़ते हैं सर पूरी रात। छत पे लगती है पाठशाला? हाँ सर, गर्मी सर्दी कुछ भी है, हम तारों की छाँव में बैठ के पढ़ते हैं सर। तो बॉयज़ गर्ल्स दोनों आते हैं? सर बिल्कुल, लड़कियां भी आती है। लड़कियां क्या है 7:30 से 10:30 बजे तक आती है, फिर वो सिक्योरिटी पर्पज जो है उनके घर वाले आ जाते हैं और वो चली जाती है। लड़के फिर 11:30 बजे 11 के आसपास खाना वगैरह खाकर फिर दोबारा से जो है, तब तक मैं भी खाना खा लेता हूँ। और अच्छा लगता है सर। देखो
हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक होता कि कहते हैं कि मान लीजिए मैं आपको और मेरे को सूखे पर चर्चा करनी है। अब चलिए भाई, आज सूखा ड्रोट पड़ गया, बहुत बड़ा सूखा पड़ा हुआ है, वो चर्चा हमें इसी वाले कमरे में बैठ कर बिस्लेरी का पानी पीते हुए नहीं कर पाएंगे ना, आइडियाज आएंगे नहीं। वो चर्चा तो हम खेत में खड़े होंगे खेत में जाके जमीन पे गर्म लू लगेगी ना, तभी आइडिया निकलेंगे। और हम उस दौर तक गुजरे थे हम भी, कि भाई जब कोई बताने वाला नहीं होता ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चा जो भी अपने इस आज के प्रोग्राम को देखेंगे तो वो इस चीज़ से सहमत होंगे भाई। और मैं तो आपसे भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप मेरी बात से एग्री हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर लिखना कि बच्चा 10वीं के बाद पजल होता है। उसमें मैं भी था, और आज की जनरेशन भी पजल होती है सर, जिसको खुद ही नहीं पता होता करना क्या है। क्योंकि आप तो देखो पहलवानी करते थे बचपन में, तो 10वीं कैसे की थी आपने? सर वहाँ एक स्कूल है, माउंट व्यू स्कूल जो है बहादुरगढ़ में, बहादुरगढ़ के अंदर गोल्डन वैली स्कूल है एक, वहीं लाठर होगा, हाँ बिल्कुल, वहीं तक की थी। और ऐसा नहीं था कि मैं यदि मैं कहूँ कि तो पढ़ाई में एवरेज थे कि इंटेलिजेंट थे? नहीं सर, मैं इतना होशियार नहीं था। मैं आपको बताऊं कि 60-65% मेरे नंबर रहे हैं। मेरे को भी एक थी दिमाग में, भाई जो IAS बनते होंगे ना, UPSC जो क्रैक करते होंगे, ये पता नहीं कितने होशियार होंगे, क्योंकि ये मैगजीन में जो उनका इंटरव्यू आता है ना, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह में, तो देखते हैं किसी के 95% है, किसी कुछ है, कहीं मायने नहीं रखते। तो आपके कितने परसेंट थे? सर मेरी तो 10वीं में 65% थे, और 12वीं में 62 थे, और ग्रेजुएशन में डब्बा गुल था। इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि आज हम राष्ट्रपति के पास भी लंच पर कर गए हैं। आज आप जैसे भाइयों की वजह से हर कोई पूछता है, आज तो बहुत सारे कोई मायने नहीं रखती। सर मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद बोला, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ, उस कॉलेज से पास आउट हूँ जिस कॉलेज का सपना लोग बाग यहाँ के लोग बच्चे देखते, करोड़ीमल कॉलेज का जो है। करोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन नहीं होती सर 97% वालों को पहले, अब तो CUET कर दिया। तो हम कहते हैं कि नंबर कहीं मायने नहीं रखते। अब मैं खुद सोचता था यार इसके इतने % नंबर है, मेरा क्या नंबर होगा। अब जब उस जर्नी से गुजरे ना, हमें बोला गया भाई 35% नंबर चाहिए मिनिमम बस, और तकरीबन गवर्नमेंट जॉब में यही होता है भाई 35 होना चाहिए मिनिमम, तकरीबन की बात करी। लेकिन अब तो नंबरों की वैल्यू होगी सर, ये बेवजह की दौड़ है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर देखो, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर तक अब ये होना चाहिए ग्रेजुएशन है भाई उसके पास बस। हाँ, 4 सब्जेक्ट की उसके बाद फाइट है। अब वो कंपटीशन जो आएगा ना, उसमें फाइट करनी है सर। और वही उसका मैंने यही बात बोली कि 10वीं के बाद बच्चे को खुद नहीं पता सर, हम भी थे उसमें, और शायद आपने भी कहीं ना कहीं महसूस करा होगा कि 10वीं के बाद साइंस लें, आर्ट लें या कॉमर्स लें। बच्चे हमने देखे हैं माँ बाप के दबाव में मेडिकल नॉन मेडिकल की तरफ चलते हैं, नहीं चल पाता, साइंस छोड़ के बेचारा कॉमर्स या आर्ट में आ जाता है वापस जो है। उसको यदि उसने BSc कर भी ली है, हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, अब BBA MBA कर लेते हैं, उसके बाद बोला लड़की तो JBT करा दे भाई। अपने हरियाणा में देखे हैं, ये कहावत है सर। MA करके JBT की है। हम ये कह रहे हैं कि पहले जैसे MA करते थे, B.Ed करते थे, फिर कहते JBT भी कर लो, अब भाई थोड़ा सा सिक्योर हो जाओगे। और हम कहते हैं सर, यदि सही समय पर मार्गदर्शन मिल जाए ना, तो बड़ी बात नहीं है। और उसी का परिणाम मैं बताऊं, आज आप लोगों के पास बैठने का हमें मौका मिला। रीजन पिछला 2024 की जो वैकेंसी गई दिल्ली पुलिस की जो है, 719 बच्चे हमारे वहाँ से गए। एक बैच में दिल्ली पुलिस में टोटल वैकेंसी कितनी थी सर? वे थी 6,500-7 हज़ार के आसपास जो है। 719 बच्चे एक जगह से जाना, जो चर्चा का विषय बनकर चला गया। अब एक वो जगह है जहाँ ज़मीन में बैठते हैं बच्चे जो है, क्योंकि हम कुर्सी लगाएंगे तो सर ज़्यादा एरिया घेरेगी जो है। गद्दे हैं, बच्चे खुद झाड़ू लगाते हैं, और लड़के खासकर लड़कों से ही लगवाता हूँ। कारण है क्योंकि जिस एज में बच्चा है ना सर, 18 से 20, थोड़ी सी ईगो आती है उसके अंदर जो है। नहीं भाई, झाड़ू लगाओगे, गद्दे बिछाओगे, मटका पानी भर के लेकर आओगे। वो बच्चे जो पूरा दिन ई-रिक्शा चलाते हैं, आज वो दिल्ली पुलिस में है। इसी मंगलवार को पास आउट हुए हैं, यानी कि जो अभी मंगलवार गया ना, इस मंगलवार ट्यूसडे को जो है। और अब तक 3,000 बच्चे अभी तक जो है अलग अलग सेवाओं में जा चुके हैं। तो ये जो 729 कितने बताया? 19 के आसपास 719 बच्चे जो एक बैच में आपके सेलेक्ट हुए, तो इसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिला दिल्ली पुलिस से? हाँ सर, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि मैं जिस पोस्ट पे हूँ, हेड कांस्टेबल हूँ। एक हेड कांस्टेबल के लिए दिल्ली पुलिस का मुखिया
जो कि संजय अरोड़ा जी आईपीएस है, सीपी बोलते हैं, कमिश्नर। हाँ, उन्होंने उसी दिन मेरे को बुलाया जो है पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर जो है। और एक हवलदार के लिए एक सीपी से मुलाकात करना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, रियल में बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरी नज़र में। क्योंकि दिल्ली पुलिस का कमिश्नर ऐसे तो लगता नहीं है भाई, बहुत सारे आईपीएस में भी कंपटीशन ज़्यादा रहता है। और सबसे प्लस बात मैं बताऊं, जब मैं गया तो मेरे को लेने के लिए उच्च अधिकारी जो मेरे से बहुत ऊपर आईपीएस जो, वो लेने के लिए नहीं, आईपीएस ने आपका मतलब वो किया, वेलकम किया वो मेरे को लेने के लिए नीचे रिसेप्शन पे आए और बड़ा अच्छा लगा सर। उन्होंने 11,000 रुपये मेरे को दिए रिवार्ड के रूप में। मैं बोला कि सर मेरे लिए तो एक सीपी के साथ खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है, और वो सारा पॉसिबल तो जो आईपीएस आपको लेने आए थे, आपने उनको सलूट मारा कि उन्होंने आपको मारा? सर मैं ड्रेस में था और वो सिविल ड्रेस में थे, तो जब मैंने उनको सैल्यूट लगाया तो उन्होंने एक बात ज़रूर बोली थी कि आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि यदि हम ड्रेस में होते थे हम आपको सैल्यूट लगाते। और आपको मैं बताऊं सर, ये तो सिपाही की बात थी, हमारे पास 46 बच्चे थे ड्राइवर्स में, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में। वो भी चर्चा का विषय बना था कि 46 में से 43 बच्चों का सिलेक्शन फाइनल हुआ था। 46 में से 43 बच्चों का सिलेक्शन। हाँ जी, दिल्ली पुलिस में। और जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ उस गांव में आप कहते पड़ोस का है शमशाना गांव जी, कई मतलब 2-3 साल से बच्चे की वैकेंसी नहीं आ रही थी, मतलब बच्चे भर्ती नहीं हो पा रहे थे। हमने अपने गांव में कंपटीशन कराया, कुछ लोगों को बुलाया और स्क्रीन वगैरह पर काम करा। कुछ बच्चे जो आए वहाँ पे, हरियाणा दिल्ली पुलिस में 2 बच्चे गए, हरियाणा पुलिस में भी 7 से 8 बच्चे चले गए उस चीज़ ने फ़ायदा उठा कर ले। और हम एक ही बात, अभी भी एक बात कह रहे हैं कि बस भाई 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। नहीं, आप जैसे एज ए हेड कांस्टेबल है जी, तो क्या विश्वास करते हैं कि हेड कांस्टेबल हमें इतनी अच्छी कोचिंग दे सकता है? ये विश्वास कैसे? अब मैं आपको एक बात बताऊं सर, अब यहाँ एक ऐसी बात आपने बोली, मैं कहता हूँ 80% मैं मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में रहा, मुखर्जी नगर कोचिंग भी मैंने करी, मैंने बताया अपनी जर्नी के बारे में। और मुखर्जी नगर के पास NPL न्यू पुलिस लाइन जो थी वहाँ मैं पोस्टेड भी था। मैं कहता हूँ जो बच्चा मुखर्जी नगर जाता होगा उस बात से सहमत भी होगा, 95 नहीं 99% बच्चा बर्बाद होता है मुखर्जी नगर जाके, ये मेरा कहना है। स्ट्रेस में आ जाता है? नहीं सर, स्ट्रेस नहीं, वहाँ क्या है कि जो बच्चे को बिगड़ने के लिए जो चीज़ चाहिए ना सारी उपलब्ध है। ड्रग्स है वहाँ पे, सब कुछ है। एज ए पुलिस अफसर बात करो, गांधी विहार है उसके पीछे। ओह, गांधी विहार में इस टाइम आप कुछ भी लीजिए। आप एक बात बताओ, आप अपने बच्चे को कहीं पर भी छोड़ कर गए हो, कोचिंग उनको ना एक शब्द में यूज कर देता था, कई कोचिंग वालों ने बुरा मान दिया। मैं कहता हूँ कि कोचिंग वालों को मतलब सिर्फ इतना कोई फीस दे दीजिए, उसके बाद नहीं पूछते। एक क्लास में 300 बच्चे बैठे हैं, बच्चे को आए या ना आए समझ में नहीं होता। कई तो टीचर भी ऐसे थे, नाम लेना शायद उचित नहीं होगा, पर जो बच्चा कोचिंग करता होगा और उसने उस टीचर के बारे में वो समझ भी गया होगा कि 2 सगे बहन भाई एक कक्षा में नहीं बैठ सकते। आज हालात ये है मुखर्जी नगर की। इंग्लिश का बहुत बड़ा सर है, ऐसे हालात वहाँ पे कर रखे हैं। वो खुद अध्यापकों ने कर रखे ना सर, डबल मीनिंग में बात करते हैं। बच्चों को क्या चाहिए, यूथ को उस टाइम पे वोटिंग तो होगी। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी को, अगले मैं पर्सनली किसी को कह रहा हूँ, पर ये कहूँ हालात वहाँ पे ये है मुखर्जी नगर। रही बात, और मैं कहता हूँ 80% टीचर वो है जो किसी गवर्नमेंट जॉब में है ही नहीं और दूसरों की गारंटी लेते हैं। हम तो यूपीएससी का जैसे एक संदेश ये है, एक मैसेज ये है कि आप किसी ने यूपीएससी की तैयारी करनी है, अटेम्प्ट करना है, तो आप मुखर्जी नगर जाइए। सर देखिए होता क्या है, मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर ओनली फॉर यूपीएससी की बात करूँ, नॉर्थ इंडिया का हब है, यानी कि नॉर्थ इंडिया का हर बच्चा जाता है। उसका एक रीज़न है, जैसे हम सब्जी लेने के लिए नहीं जाते मंडी में, वैरायटी मिलेगी, हम उसी प्रकार वहाँ आपने जैसे आप यहाँ छोटे शहर में रोहतक में गए किसी बुक स्टॉल पर जो है, आप कहोगे भाई फला की बुक दे दे, लुसेंट की बुक दे दे, XYZ दे दे, पर मुखर्जी नगर में आपने वैरायटी मिलेगी भाई, आप पसंद की बुक छाट सकते हो, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। पढ़ने वाले ऐसा नहीं है पढ़ते हैं वहाँ से वहीं से पढ़ते हैं, परंतु वहाँ मैंने कहा जब जिस एज में बच्चे में डिसिप्लिन होना चाहिए उस एज में उसको फ्रीडम दोगे आप, ये मेरा पर्सनल मानना है।
तो लाइन आउट, उसकी जगह साक्षात भगवान भी होगा तो वो भी लाइन आउट होगा। वहाँ मुखर्जी नगर थाने में कभी आप मेरे साथ चलना, विजिट करना, जो देखे वो उनको भी बता रहा हूँ। शाम के समय 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक टोटली HR 13 यानी कि बहादुरगढ़ नंबर, HR 12 और HR 10 3 बाइक स्पेशली बोला जाता है। हरियाणा वालों को तो मुखर्जी नगर में सर रूम भी रेंट पे नहीं देते, इतना बुरा हाल हो चुका है। हरियाणा की इतनी छवि खराब है, इतनी छवि खराब है कि आप रूम रेंट पे नहीं ले सकते। वहाँ ये उनको ना PG में रखते हैं। ऐसा क्यों है? सर हालात ऐसे कर दिए इन लोगों ने। मैं भुक्तभोगी था। मैं बोला कि कहाँ से हो? मैं कहा सर बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ कहाँ आता है? मैं बोला सर हरियाणा में नहीं मिलेगा, क्योंकि पास में यूनिवर्सिटी एरिया है। मैंने बताया ना, जिस एज में डिसिप्लिन चाहिए उस एज में फ्रीडम है, और वो हर चीज़ है। और इसी मैं अभी भी ये बात कर रहा हूँ कि जो बच्चा डिसिप्लिन में होगा वो वहाँ से सिलेक्शन लेगा। और सब्जेक्ट की तैयारी की तो है, मैं बार बार एक चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, GS, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। किसी कोचिंग के पीछे भागने की ज़रूरत है ही नहीं, चाहे वो UPC करे या सर, SSC। SSC हम तो बच्चे तो मिलते हैं ना मेरे से भी कई बार, बोले सर हम SSC कर रहे हैं, SSC के फॉर्म निकले हैं। और मैं कहता हूँ SSC के तो फॉर्म होते ही नहीं है भैया। SSC तो संस्था है, एक संस्था है जो कि कंडक्ट करती है। भाई CPO ले लिया, CG ले लिया, CHS ले लिया, या फिर और कोई ले लिया, या SSC GD का ले लिया। SSC तो कोई फार्म आते ही नहीं SSC के, पर हम कहते हैं नहीं भाई SSC है। हम कहते हैं जिस दिन ये छोड़ दोगे ना आप लोग, सब्जेक्ट पढ़ लीजिए बस, मैथ्स, रीजनिंग, GS, इंग्लिश। तकरीबन बच्चों ने रीजनिंग आती है। हमारे हरियाणा वाले बच्चों में छोटी सी कमी, उसमें मैं भी था, इंग्लिश। सर तंग होते हैं, 12 साल पढ़ने के बाद भी। आप भी पढ़ के आए सर, हम भी पढ़ के आए। आज बच्चा नर्सरी क्लास से इंग्लिश पढ़ता है सर, और जब वो पहुंचता है ना 12वीं क्लास तक, तो उसको 15 साल हो चुके हैं इंग्लिश पढ़ते पढ़ते। आज भी मुखर्जी नगर जैसी जगह पे भरी बैठी हुई, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश आ जाइए जी, इंग्लिश। क्रिस्टोफर सर है, नीतू मैडम है, फलाना है, रानी मैडम है, XYZ जो भी है। हम कहते हैं ऐसी क्या चीज़ है अंग्रेजी में जो हम 15 साल में नहीं समझ पाए। 15 से 20 चैप्टर टोटल है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब लगा के। परंतु आज भी ऐसे ही पढ़ाते हैं स्कूल में, और हम पढ़ते थे तब भी ऐसे ही पढ़ाते थे, और हमसे पहले वालों को भी पढ़ाते थे। क्या करते हैं, टेंस को भी ऐसे ही तो सिखाते सर। थोड़ा सा आप भी रिकॉल करना, ता है, ते है, ती है, इंडेफिनेट आया है, रहा है, रहे है, कॉन्टिन्यूस आया, ऐसे ही तो पढ़ाया ना। हाँ, टेंस ऐसे ही सिखाते हैं। हाँ, परंतु हम देखते कि बच्चा फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, परंतु उसकी जो ग्रामेटिकल है वो 0 आ जाती है। हम ऐसे पढ़ के सीख नहीं पाए कहीं पर। मेट्रो सिटी के बच्चों में ज़्यादा दिक्कत होती है ऐसे। सर आते हैं बच्चे, वो कहा सर माई सेल्फ फला फला। मैं कहता हूँ माई सेल्फ से सेंटेंस शुरू नहीं होता सर। तो ये जिस दिन समझ में आया, मैं कह रहा हूँ एक बुक लेके बैठ जाइए, कोई भी जो आपको पसंद हो, जो बच्चा तैयारी कर रहा है। 12 चैप्टर है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। आप उनको ना खुद पढ़िए, सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, क्योंकि जो कोचिंग है उसकी भूमिका तो सर मैं कहूँगा ओनली 30% है, 70%। फॉर्मेट बता देंगे, आपने इस उस पे जाना है सर। महाभारत में श्री कृष्ण तो सिर्फ रथ लगाएगा ना, तीर तो अर्जुन ने चलाने हैं। और नहीं तो कर्ण अर्जुन से बड़ा योद्धा था, और फिर भी अर्जुन जीत के जाता है, क्योंकि सारथी की भूमिका। पहले तो एक सारथी अच्छा चुनिए, और है ना, पंचवर्षीय योजना मत बनाइए। यदि गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी, मेरा खुद का मानना है कि भाई यदि सरकारी की तैयारी करनी है ना, तो पंचवर्षीय योजना तो सरकार की भी पूरी ना होती सर। तो आप अपना प्लान करिए भाई, 1 साल 1.5 साल बाय हुक और बाय क्रुक भाई मेरे को जॉब लेनी है। 1 से 1.5 साल का टारगेट लेके चले सर, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। सर मैं कह रहा हूँ कि आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, और 2-4 दिन के बाद पब्लिश हो जाएगा ये सारा जो है। और हम कह रहे हैं कि छोड़ो दुनियादारी। दिल्ली पुलिस की दिसंबर में पेपर है 2/12 से, जुलाई अगस्त में फॉर्म आएंगे। सिर्फ 150 दिन हमें दे दीजिए, सिर्फ 150। हम सबके लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं भाई जिस जो सच में कुछ है, जो करना चाहता है 150 दिन में भी होगा सर। अब होगा क्या, देखिए सिंपल सी बात है। हम क्या करते, कोचिंग में 3 घंटे जाते हैं। आप रोहतक में देखिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं। बाढ़ आई हुई है, बाढ़ है सर, बहुत शानदार है। अब इनके ना प्लान है कोचिंग वालों के, कोई गारंटी बैच चलाता है तो कोई ऐसे चलाता है। गारंटी बैच चलाएंगे, आइए भाई 2 लाख रुपए में गारंटी बैच है, रात को भी दिन को भी। हम कहते नहीं भाई, खुद का अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए।
मार्गदर्शन ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, टीचर कभी बुरा नहीं है, पर जो उसमें से भी कुछ चॉइस कर लीजिए सर, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में सर है ना एज लिमिट होती है। और हमारे मिडिल क्लास फैमिली में सबसे बड़ा ड्रॉबैक, आज मैं आपके पास यहाँ बैठा हूँ, आज हम इतने सारे बच्चों को मैं कह रहा हूँ हम पढ़ाते हैं, पैसा नहीं लेते, उसके पीछे रीज़न एक है कि मेरी तनख्वाह आती है, मेरी सैलरी है। यदि मेरी सैलरी नहीं आती तो मैं कहाँ पढ़ा पाता सर। तो परिवार कैसे चलाते हो? परिवार का सर ये है कि पिताजी की पेंशन है, 1 साल पहले रिटायरमेंट हुए हैं, हमें जगह का नहीं देना होता इसलिए क्योंकि जगह खुद की है, बिजली का है वो नहीं होता क्योंकि घर के उसमें ही चलता रहता है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, बुक्स वगैरह सब हम अवेलेबल कराते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को ये यूपीएससी की जो किताबें जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की है, स्पेक्ट्रम जो हमने खुद पढ़ी थी मॉडर्न इंडिया के लिए है, महेश वनमाल ज्योग्राफी के लिए है, सर हम सभी बच्चों को वही पढ़ाते हैं। हम नहीं पूछते, हमारा बैच भी नहीं है, हम ये भी नहीं पूछते कि भैया तू CHSL की करेगा। कोचिंग तो आज के टाइम में सबसे बड़ा बिजनेस है, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये अब बिजनेस बना लूँ अपना? सर एक बात बोलूँ, यदि आज हम इसको बिजनेस के तौर पे यदि मैं भी ले लूँ ना, तो शायद मैं राष्ट्रपति जी के साथ बैठकर लंच नहीं कर पाता। ये भी तो ज़रूरी है ना। इस चीज़ ने मेरे को इतना दे दिया कि मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमने बुलाएगी और खाने की मतलब लंच पे इनवाइट करेगी, जो मेरे लिए असंभव है, और आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती। रही बात पैसा, पैसे की दौड़ कितनी है सर। यदि मैं मान लीजिए गाड़ी है और यदि मैंने देखा आप फॉर्चुनर ले आए तो मेरे मन में जिज्ञासा होगी मैं बड़ी लेकर आऊँगा। और मुखर्जी नगर जैसे शहर में ना जितने कोचिंग वाले हैं ना सर, इनकी होड़ है, नीतू मैडम ले आई, पोर्शे ले आई, वो दूसरी ले आई। हम कहते कब तक वो दौड़ है ना लंबी है, और दूसरी तरफ दौड़ दूसरी है जो हमारे वाली वो छोटी है, वो जल्दी पहुँचा होगी हमने। और परिणाम बताऊँ उसका, आज भी जो स्टूडेंट 10,000 के आसपास स्टूडेंट है सर हमारे, वो बच्चे आज मैं ये कह दूँ ना भाई ये काम है सर, वो खड़े मिलते हैं पूरे। एक बार तो ये रोहतक PGI की बात है, यहाँ पे कॉल आया कि ब्लड चाहिए था, यहाँ शॉर्टेज हो गई थी। हमारे भादरोड़ के आसपास में किसी को भी ब्लड चाहिए ना सर, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, वो बच्चे रेडी रहते हैं, जी हम ब्लड डोनेट भी करेंगे। आप एक मैसेज डालते हो? एक मैसेज डाल दें, और मैं कह रहा हूँ लड़कियाँ उनसे आगे और लड़के उससे आगे। जो है कोई भी छोटा सा काम हो, कोई भी छोटा सा काम, छोटा सा यानी पेड़ लगाने हैं उसमें भी आगे मिलेंगे। घर में मैं हूँ या ना हो, घर वालों को कोई काम है तो बच्चों को बोल देंगे वो कर देंगे। वो चीज़ें पैसे से नहीं हो पाती ना सर, पैसा कब तक कमाते। तो ये तो आप एज ए निःशुल्क पढ़ाते हैं। आपकी जो संस्था है क्या नाम है? विद्यादान महादान के नाम से, और छत की पाठशाला। हाँ सर, वो विद्यादान महादान भी हमने पिछले साल जो है उसको नाम दिया था। अब जो बच्चे दूर के थे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में, क्योंकि उस छत पे कितने बच्चे बैठ पाते, 200-250। अब देखो सर, जो पैसा नहीं दे पाता ना उसके दिल से पूछो, इच्छा तो है परंतु जो वो ये होता ना कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं। तो हमने क्या किया सर, संसाधन इतने है नहीं, एक सैलरी में क्या कर पाओगे आप, घर भी देखना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, हेड कांस्टेबल की हाँ सिंपल ही बात है। हम क्या करते सर, फ़ोन रख देते हैं पीछे जो है, और हमारी क्लास में ठेठ हरियाणवी में लोकल भाषा में और क्लास चलती रहती, बच्चों तक वो बात पहुंचती रहती है। और उसका परिणाम मैं बताऊं कि हमने 46 गांव जो है, जिसमें 3 से 4 गांव उत्तर प्रदेश के भी हैं, हमने स्क्रीन लगवा रखी है। उस गांव के शाम में बच्चे सब बैठ जाते हैं उसी में अपने घर पे। वो अच्छा, जो आप भादोगढ़ वहाँ पे मकान पे क्लास लेते हैं जी, वही आप ऑनलाइन रखते हैं? जी, वो ऑनलाइन इसलिए चलती है सर कि बच्चों को सॉरी, क्योंकि बच्चे को जिसको पढ़ना है ना सर, वो इस चीज़ से मैटर करेगा ही नहीं। वो उसको चाहिए सारी की मतलब कंटेंट चाहिए उसको ये नहीं चाहिए। हम देखते हैं कई बार जो टीचर्स लोग पढ़ाते हैं कि 2 घंटे की क्लास का यदि निचोड़ देखें तो सारा 20 मिनट का है। और हम कहते हैं जिस बच्चे को पढ़ना है वो धूप में ही बैठेगा, वो बारिश में भी बैठेगा। तो इसलिए हमने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का सहारा तो लिया, भाई एक यूट्यूब चैनल बना लिया, उसका नाम हमने विद्यादान महादान रख दिया सर। तो उसी बिहाफ पे अभी वो कारोबार चल पड़ा। और अच्छी बात मैं बताऊं आपको, मैं लेकर चलूँगा अपने आसपास के गांव में भी।
जो स्टूडेंट हमारे हैं उनसे हम फीस के रूप में एक चीज़ लेते हैं कि भैया कामयाब हो जाओ ना, जब किसी गरीब बच्चे का हाथ पकड़ देना, बस एक को कामयाब कर देना अपने साथ। और वो बच्चे अब मेरी तरह ही नौकरी करते करते अपने गांव में अपने घर पर 2-3 बच्चे ना ऐसे ही फ्री पढ़ाने लग रहे हैं। तो छोटी मुहिम है पर शुरुआत तो हुई ना सर। जैसे मेरा गांव समचाना है, आप भी मेरे गांव के पास के हो, ईमानदारी से बताना सर, लड़के लोग कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? या तो सापला में आएंगे या रोहतक आएंगे। एग्री करोगे? सापला या रोहतक। लड़की कहाँ जाए? उनको घर वाले नहीं भेजते। एग्री करोगे ना? यदि कोई लड़की चली भी गई है तो बस का रूट तो रोडवेज का यही रहता, सिंपल, एक बस आई या दिन में 2 बार आई, और जिस रूट पर बस आनी थी वो बस निकल गई। समझाएंगे तो सीधी बसें भी नहीं है। हाँ सर, ऐसे तो बहुत सारे गांव है ना। और बच्ची नहीं आई घर, तो माँ बाप के दिल की धड़कन से पूछना सर, बाप की धड़कन दिल की जो है 72 बार नहीं 100 बार धड़कती है, मेरी बच्ची क्यों ना आई। और मैं गांव यानी कि 5वीं क्लास में था तब हम बहादुरगढ़ चले गए थे सर। मैं वापस, हमने क्या करा, गांव में कंपटीशन कराया, बैक टू बैक पढ़ाई का कंपटीशन, पहली बार ऐसा था। अब भाई कोई कहीं का प्राइवेट स्कूल का है, सरकारी स्कूल का है, आप आओ, कोई पैसा नहीं है। और फर्स्ट जो आएगा, पहले 10 बच्चों को इनाम रख दिया, 5100 रुपये, 3100 रुपये, 2100। तो जब हमने करा ना, तो हमने कहा कि ढोल बजाते हुए ग्राम पंचायत उन बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ घर तक छोड़ के आएगी, और उनके पिताजी को पकड़ी। अब पहली बार कराया तो भाई जिनके घर ढोल बाजता गया तो उनके दूसरे पड़ोसियों को भी हुआ कि हम भी अगली बार लेके आएंगे अपने बच्चों को। परिणाम बताता हूँ सर, गांव के सरपंच ने अपने घर पे स्क्रीन लगवाई। हमने उसको अनुरोध किया कि सर देखो ये चौपाड़ है, चौपाड़ थे वैसे तो कम्युनिटी सेंटर हुआ करते थे प्राचीन सा उसमें, पर हर गांव की दशा ये है कि चौपाड़ खत्म हो चुकी है। तो सरपंच की मैं इस मामले में मैं अपने गाँव के सरपंच की तारीफ करना चाहूँगा। वो बोला कि अजय भाई मैं अपने गांव अपने घर में स्क्रीन चलवाऊंगा। उसने अपने घर में स्क्रीन लगवाई पंचायती खर्चे पे, वाईफाई लगवाया, और साथ में क्लास 7:30 से 10 होती, लड़कियां भी, बहू भी गांव की और लड़के भी। और सरपंच नहीं तो कोई 2-3 बुजुर्ग जो है रिटायर्ड जो टीचर है वो डंडा लेके बैठते हैं। बच्चे अंदर पढ़ते, वो डंडा लेकर बाहर बैठते। तो अब तो रात के 3 बजे तक क्लास लगाते हैं, तो ऐसा ऑनलाइन जुड़ते हैं? नहीं, ऑनलाइन क्लास 10 बजे तक होती है। अच्छा, ऑनलाइन 10 बजे तक है। और अच्छा लगता है कि एक सास अपनी बहू को लेके आई पढ़, ये जो चीज़ है ना। और जब उन बच्चों से मैं मिलवाऊंगा कभी, जब आप देखोगे कि एक आस भरी नज़रों से देखते हैं, भाई मेरे को भी भर्ती होना है, मैं बोला यार कराएंगे ना प्रयास, क्या दिक्कत है। वो भी ज़मीन में बैठते हैं, हम भी ज़मीन में बैठते हैं। तो पैसे से ये सारी चीज़ें नहीं होती ना सर। फिर तो आप ये तो निःशुल्क बच्चों को जैसे कोचिंग देते हैं, तो क्या डिपार्टमेंट ने भी आपकी कभी सेवाएं ली? सर डिपार्टमेंट के ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट यदि मेरी मदद नहीं करता ना तो यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाता। उसका एक रीज़न है, अच्छे इंसान भी मिले और बुरे भी। जो कबड्डी का मैच अच्छा खेलते हैं ना वो भी मिले, जो पैर पकड़ खींचते हैं, और भाई अच्छे भी मिले। जैसे मैंने एप्लीकेशन दी थी, मैं राष्ट्रपति भवन में पोस्टेड था, तो मैंने सीपी साहब को बोला कि सर झड़ोदा ट्रेनिंग सेंटर मेरे नज़दीक है, तो मेरा ट्रांसफ़र यहाँ कर दीजिए, मैं ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने कर दिया। और यहाँ मैं साइबर क्राइम पढ़ाता हूँ, वहाँ दिल्ली पुलिस अकेडमी में, जो कि आज के टाइम का सबसे बड़ा क्राइम है। हवलदार हैं आप? हाँ सर, मैं IPS को पढ़ाते हो? सर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर एंड दानिश एंड IPS जो भी है आपकी क्लास में होते हैं? वो हमारी क्लास में होते हैं उसमें। और वो फिर वहाँ से सीख कर पूरी दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। साइबर क्राइम और CCTV में ही पढ़ाता हूँ जी। तो 10 से 5 बजे तक वो होता है, और 6 से 7 में 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है हमारी, और सुबह 3:30 बजे तक क्लास चलती है। 3:30 बजे से तकरीबन 4 बजे हम सो जाते हैं। सुबह उठ के फिर ड्यूटी करना है। कोई सैटरडे संडे हमारा नहीं होता सर। ये हम ये कह दें कि भाई 12 साल में शनिवार एतवार चाहिए हमने, नहीं। सरकार से ज़रूर ले लेते हैं कि भाई छुट्टी है तो ले लेंगे, पर क्लास का कभी सैटरडे संडे नहीं। यहाँ तक दिवाली नहीं होती सर। दिवाली भी वो सारे बच्चे मेरे घर पे ही मनाते हैं। अच्छा लगता है, और अच्छा इसलिए भी लगता है कि कल ना यदि मेरे बच्चे भी ये कहेंगे कि पिताजी ने क्या करा है। मेरी गुड़िया सर 8वीं क्लास में, अब उसको 8वीं क्लास में है, उसको अभी से पता है कि UPSC में अटैम्प्ट कितने हैं, UPSC में एज कितनी है, UPSC में सब्जेक्ट कितने हैं, UPSC में ऑप्शनल कौन कौन से हैं।
और नहीं तो मैं कहता हूँ हमारे हरियाणा में 90%, आप अपने बच्चों से भी पूछना जो देख रहे हैं, 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता, अगर यूपीएससी खाली यूपीएससी का नाम लेते पता क्या सोचते हैं, आईएएस आईपीएस, ज़्यादा करे आईएफएस, इसके अलावा तो हम सोचते भी नहीं है, पता ही नहीं है ना। अब उसको अलावा भी 16 प्रकार की सेवाएं और यूपीएससी कंडक्ट करती है उसी में सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर जो। तो सर मुद्दा क्या है ना, मेरे देश की माटी में कुछ कमी, और दूध दही का खाना जहाँ पे है वो तो नंबर 1 हरियाणा है। अब यूपीएससी का रिजल्ट उठा कर देख लो, हर उसमें टॉपर्स में हरियाणा के रह रहे हैं अब सारे के। जैसे भादरोड की 9th रैंक आई उस लड़के की। मुद्दा सिर्फ इतना है, जिस दिन मेरे गांव वाले बच्चों को ये पता चल गया ना कि भाई मार्गदर्शन की भूमिका क्या है, ये नहीं छोड़ने वाले सर। कभी आपने सोचा था कि भाई मैं किसी को इंटरव्यू दूंगा, खास बंदे का कोई ऐसा कुछ पहला कभी जीवन में सोचा? जी, बहुत ज़बरदस्त बात आपने पूछ ली कि मेरा एक सपना था सर। एक ऋचा निरुद्ध मैडम थी, उनका ज़िंदगी लाइव प्रोग्राम आता था। वो आज भी आप देखोगे ना यूट्यूब पे सर्च करके, गोविंद जायसवाल एक रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बना था, 2004 की बात है। और वो उन्होंने 2009 में एक एपिसोड शूट किया था गोविंद जायसवाल के ऊपर। और उस प्रकार बहुत मतलब हर साल जो मतलब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बच्चे निकलते, उनको वो बुलाती थी ज़िंदगी लाइव जो है। मेरा कोई दिन नहीं ऐसा नहीं गया कि जब मैं तैयारी करता था तो मैंने वो एपिसोड देखकर नहीं सोया हूँ मैं। तो आपने यूपीएससी में जाने के जो प्लानिंग की थी वो एपिसोड देख के ही हुआ? नहीं सर, तैयारी करते थे तो जब कई बार डिमोटिवेट भी होता है, ऐसा नहीं है कि बंदा हमेशा मोटिवेट रहे, तो मैं उस एपिसोड को ज़रूर देखता। और वो ऋचा निरुद्ध जैसे बुलाती थी तो एक सपना ये पाल बैठा मैं कि भाई ज़िंदगी में यदि मैं अधिकारी बना ना तो मैं इस लेडी के शो में ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मेरा सपना है। वो सपना उस टाइम तो पूरा नहीं हो पाया। 2016 के बाद 2024, 8 साल बाद, मेरा सपना तो 2020-21 में ख़त्म हो गया था सर। 2024 में वही ऋचा निरुद्ध जो कौन बनेगा करोड़पति में पिछले 14 साल से एक्सपर्ट एडवाइज में, उसका खुद फ़ोन आता है। हम तो कुछ भी नहीं है सर उनके सामने कि अजय मैंने आपके साथ एपिसोड शूट करना है, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। और मेरा आज तक यकीन नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। देखो, किसी की पसंद कोई है, किसी की पसंद कोई थी, और वो हमारी क्लास में आती बहादुरगढ़। और वहाँ जैसे आज और आप हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही वो खुद सरप्राइज थी। मैंने दिखाया कि मैडम देखो, जगह जगह मेरे कमरे में ये फ़ोटो भी हुआ करते थे, भाई मैं भी ऐसे ही जाऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो प्रश्न पूछा ना सर, इससे एक बात क्लियर है कि भगवान कभी किसी का रखता नहीं है, जो मांगता है उसको मिलता है सर। रियलिटी बात है, मैंने उनको भी बोला था ये बात है कि वो 1996 के आसपास उनकी इच्छा होती थी, जब मैंने उनके सामने ही बोल दिया कि आपकी इच्छा थी अमिताभ बच्चन से मिलने की, और जो कि 2004 में कंप्लीट हुई। वो हंसने लगी, यार कि होमवर्क तो आप भी करके आए हो। मैं बोला कि सर अच्छे आप नीयत साफ रखिए, आपका 100% होगा। तो सुपर 30 वाले वो जो आनंद कुमार है ऐसे ही आपके तो 30,000 हो गए सुपर, क्योंकि वो ऐसे गाँव के बच्चे हैं जिनके पास ना कोई संसाधन है, ना कोई प्लेटफार्म है, ना कोई मार्गदर्शक है उनका। तो ऐसे बच्चों को अगर रोज़गार मिलता है तो आपके लिए तो सुपर ही होगे सर। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही बच्चों की ज़रूरत है। देखो, हम बहुत आपका चैनल बहुत ऊपर है, और इस पर बैठ के एक बात बोलूँ, आज हमारे हरियाणा की छवि ऐसी बढ़ रखी है, क्योंकि मैं पुलिस में हूँ, क्राइम में भी मैंने पोस्टिंग काटी है। ऐसी छवि बन चुकी है कि एसएससी जब एडमिट कार्ड जारी करती है तो हरियाणा वालों का एग्ज़ाम सेंटर भी पटना, बिहार, गुजरात तक डाल देते हैं। उसका एक रीज़न है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक छवि बढ़ गई कि लोग वह खरीदते हैं, पेपर आउट बोलते हैं उसको, पेपर लीक होते हैं। और हम कहते हैं जिसका नहीं है फाइनेंशियली बैकग्राउंड, वो क्या करा वो बच्चा। तो सर हम ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी मेहनत करिए, बस सिर्फ 150 दिन बाकी है दिल्ली पुलिस के लिए जो। और मैं कह रहा हूँ अपने जीवन के अब बोर्ड पर लिख दीजिए, भाई ये 1.5 साल या 2 साल मैं तैयारी करूँगा, उसके बाद मैं अपना कोई काम धंधा कर लूँगा। और मैं आज प्राउड के साथ कहता हूँ सर, जितने भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, बहुत सारे तो पुलिस में हैं, 78 तो सब इंस्पेक्टर हो चुके हैं सर। ऑल इंडिया रैंक 1 हमारा स्टूडेंट का है सर, पूरे हिंदुस्तान की रैंक 1 था। तो ये चीज़ आप देखो,
आज कहीं पे भी मैं जाता हूँ ना पुलिस स्टेशन में, तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरा स्टूडेंट करप्शन में नहीं पकड़ा गया कहीं पे भी। अगले सुना हो कभी फला पकड़ लिया, विजिलेंस ने पकड़ लिया, तो अच्छा लगता है कि कुछ तो होंगे। आखिरी सवाल, आपकी एजुकेशन क्या, क्वालिफिकेशन क्या है और अभी भी पढ़ाई कर रहे हो क्या? सर रियलिटी बात बताऊं कि जब मैं पुलिस में आया तो मेरी सेकंड ईयर थी। अब किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाओगे तो उसमें क्या है, आप डिस्टेंस से कर सकते हैं, यानी कोरस्पोंडेंस से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। मैं 3 बार एमए कर चुका हूं सर, और अब की चौथी बार पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने फिर दोबारा से परमिशन ले ली है। कारण है, और साथ में पीएचडी के लिए भी जो है कारण है, कि कारण यूँ है कि खाली बैठे क्या करें, सरकार तो सैलरी दे ही रही है भाई, साल में 4 पेपर ही तो देने हैं। कल है जैसे आज आपने पूछ ली तो अच्छा लगता है ना कि 4 बार का मास्टर डिग्री है, एमए इंग्लिश है, एमए हिस्ट्री है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और अब पीएचडी और कंप्लीट हो जाएगी तो अच्छा लगेगा सर। तो हम करें, पढ़ाई कभी बूढ़ी होती नहीं है, लगातार करते रोज जो है। तो दोस्तों, आज हमने आपको खाकी के अलग रूप से मिलवाया, आपको एक ऐसा धर्म शिक्षक से मिलवाया जो अपना लीग से हट के काम करते हैं। जो इनकी छवि होती है पुलिस की, खाकी की, उसका आज आपको एक अलग रूप देखने को मिला होगा। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा और अजय ग्रेवाल जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपना कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। अजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम स्टूडियो में आए। सर, आप लोगों ने मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद सर।